सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ आज हम प्रोग्राम के लिए मौजूद हैं रिजविया के इलाके में, जहां पर गोलीमार का ये इलाका है। और यहां पर इस वक्त हम जिस सूरत हाल में आए हैं, बड़ा एक दुख है, बड़ा एक कर्ब है कि कराची का एक ऐसा इलाका जहां पर लोग अपने घरों में आराम से रह रहे थे, अचानक उन घरों की छतें गिर गईं। और अब आज दूसरा दिन है और सूरत हाल ये है कि 16 अफराद जाँ बहक हैं, 32 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। और इत्तलात अफसोस के साथ ये भी आ रही हैं कि अभी मज़ीद लोग मलबे के तले दबे होने का अंदेशा है। ये हुआ क्या है, क्यों है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या सिर्फ एक बिल्डिंग गिरना, एक हादसा हो जाना ये है, या इसके पीछे पूरी एक कहानी है? वो कहानी जो कराची की हर गली, हर मोहल्ले, हर इलाके के अंदर नज़र आ रही है, वो जहाँ पर बग़ैर किसी इजाज़त के बिल्डिंग्स ऐसे बन रही हैं जैसे शायद कोई पर्चियाँ बांटी जा रही हैं। 1+1 फ्लोर के ऊपर 6 फ्लोर खड़े हो रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहाँ है, जिसके पास हर चीज़ की इजाज़त है इन चीज़ों को रोकने के लिए कि इलाके का इंस्पेक्टर फौरी तौर पर वहाँ पर एक्शन ले और पुलिस के ज़रिए उसको रोका जाए। वो इंस्पेक्टर किधर है, वो पुलिस किधर है, वो इंतज़ामिया किधर है? क्या इसी तरह से कराची के लोग अपने प्यारों के ऐसे मलबों से उठाते रहेंगे? कब तक ये पूरे कंक्रीट का जंगल ऐसे ही ज़मीं बेबोस होता रहेगा? हर एक घर हंसता बसता इस तरह उजड़ कर कब्रिस्तान बनता रहेगा? आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे और आपको ये इलाका दिखाते हैं जहाँ पर इजाज़त क्या है, हो क्या रहा है, कौन इसमें मुलव्वस है। क्या हम खुद जो अवाम अपने ही घरों के साथ, अपने ही प्यारों के साथ, अपने ही लोगों के साथ, अपनी ज़मीन और अपने शहर के साथ ज़्यादती कर रहे हैं? क्या हमें ये मालूम नहीं कि इस इलाके में क्या चीज़ों की इजाज़त है और हम अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? आइए आपको दिखाते हैं। और हैवी मशीनरी पहले भी कुछ लाई गई और अब भी कुछ मशीनरी जो है वो पहुंचाई जा रही, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी हटाए भी जानी हैं और कुछ चीज़ें मलबा अभी, क्योंकि हमने पहले बताया कि मलबा अभी भी मौजूद है, अब उसको मुख्तलिफ रास्ता दिया जा रहा है जगह, क्योंकि साथ की बिल्डिंग्स को भी ख़तरात हैं। तो मशीनरी बहुत हैवी है, जगह छोटी है और इर्द गिर्द की इमारतों को भी ख़दशा हो सकता है। तो इस वजह से ये एहतियात बहुत ज़्यादा की जा रही है कि जब मलबे को हटाया जाए, लेकिन मलबे के तले अभी भी अफराद के दबे होने की इत्तलात हैं। अब मकामी अफराद जो है वो जब से ये बिल्डिंग गिरी उसके बाद खौफ भी है और लोगों के मुतालबात भी हैं। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इसी इलाके में मौजूद हैं? जी हाँ, ये मकान जो है हमारी है। अच्छा, इस जगह पे। और हम यहाँ पर जो है ना, हमारी दुकान भी है यहाँ पर। जिस वक्त ये गिरी थी उस टाइम हम लोग यहाँ मौजूद थे। तो ये पहले से इसकी हालत ख़राब थी? पहले से हालत, एक साइड जो है ना इसका झुका हुआ था। और यहाँ के लोगों ने बोला था, मना कर रहे थे कि इसको जो है मतलब ये कि आप नहीं बनाए, इसके ऊपर जो है ना एक मंजिल और बना रहे थे। अच्छा, नहीं तो ये अगर ये झुकी भी हुई थी तो वहाँ पर भी लोग रिहाइश रख रहे थे? नीचे कहते क्लिनिक भी था? हाँ, नीचे क्लिनिक भी था और रिहाइश भी थी। पूरे की पूरे जो है ना लोग हमारे वहाँ के जो हमारे बराबर में जो रहते हैं वो लोग भी नीचे आए हुए थे क्लिनिक में, वो लोग भी बेचारे चले गए। तो आपको ये लगता है कि अभी भी लोग मलबे तले हैं? हाँ, अभी मौजूद है, नीचे ग्राउंड के अंदर अभी है। अच्छा, ज़मीन के अंदर जो है ना वो है। कितने अफराद के हैं कि ये हो सकते हैं मलबे तले? अभी भी मलबे तले अभी भी तकरीबन 50 अफराद तो हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, 2 मंजिलें नीचे दसवीं ना भी है, 2 मंजिलें नीचे हैं भी। नहीं, अंदर 2 मंजिल है। अच्छा, हाँ, अंदर 2 मंजिल। वैसे इस इलाके में तो 1+1 का ग्राउंड +1 की इजाज़त है, तो फिर ये 5-5, 6-6 मंजिला बन रही तो कोई नहीं ये केबीसी है ना। अच्छा, वो पैसे लेती है, वो सब कुछ करा लेती है। जब छत डली होती है मोबाइल की, भाई केबीसी वाले आते हैं 25,000, 30,000, 50,000। एक आएगा, दूसरा आएगा, दूसरा बोलेगा कि वो तो उसकी बदली हो गई, अब मैं आया हूँ नया, अब मुझे निपटो बस। 5-5, 6-6 अच्छा, तो फिर अब ये यहाँ पर जो रिहायशी लोग हैं उनकी तो अपनी ज़िंदगियों के लिए भी ख़तरा है कि वो बिल्डिंग इस तरह से बन रही हैं, फिर जिस तरह से छतें बनाई जा रही हैं, जिस तरह से बिल्डिंग में मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है, उससे तो और ज़्यादा नहीं नुकसान है? सर, असल में मसला ये है कि ये जो है ना, जो पोषण वाले हैं यहाँ पर वो ठीक ठाक हैं वो लोग। दूसरी बात है उनकी वहाँ पर मतलब ठीक ठाक वहाँ पर खुद भी खा रहे हैं, उनको भी खिला रहे हैं वो।
और ठीक ठाक पैसा देते हैं वो, इसलिए कि वो लाख करोड़ का 1.5 करोड़ का मतलब 80 लाख का ये बेचते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। आपके भी प्यारे थे अंतर जी? ये मेरे कज़न है, इनकी वालदा यहाँ से गुजर रही थी, अच्छा, यहाँ से गायब हो गई टोटल। ये कोई इंसानी गलती नहीं, ये सब बिल्डरों का किया हुआ है। ये सब मिले हुए SBC KBC वाले पैसे लेके जाते हैं। हम कंप्लेनर थे, दूसरी तरफ से कंप्लेन की तो हमें पुलिस से थ्रेट थी, बंदों पे फायर हुआ। ये सब ये बिल्डर माफिया का गठजोड़ है। ये कोई निकले नहीं, यहाँ पे इन लोगों ने परमिशन ली गलत, यहाँ पे इंस्पेक्टर्स पैसे लेके जाते हैं। ये सब मिले हुए एक दूसरे से। ये हादसा प्री प्लान है, यहाँ पे इससे भी आगे तैयार हैं बिल्डिंग। इस बंदे की एक और बिल्डिंग वहाँ पे गिर रही है, उसने वहाँ पे भी पेंट हाउस डाला हुआ, आप देखें कोई देखने वाला नहीं है सेम। इसके अलावा ये हादसा तो इतनी चौड़ी रोड है, अंदर 400 गली में आप देखें 80 गज पे 8 फ्लोर बने हुए, कैसे बन रहे हैं, पर फ्लोर तय हुआ है, हर कोई मिला हुआ है इसमें। ये कोई इंसानी गलती नहीं, इन्होंने आपस में सिस्टम में मिला के किया ये, और कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी तक जो लापता है तादाद तक कंफर्म नहीं, हम क्या करें, कहाँ जाएं। अच्छा, तो अभी तक जो आपकी वालिदा थी, तो मतलब वो कैसे इस बिल्डिंग में गई? वो बिल्डिंग में नहीं गई, वो तो बाजार जा रही थी। वो बाजार जा रही थी, लापता है, लोग लापता है। और एहतिमाल तो इसी बात का कि बिल्डिंग गिरी है, तो इंसान की सोच में ये आता है यार यहाँ कि हमारा कोई राब्ता नहीं है, तो ऑब्वियसली यहीं होगी और कहाँ जा सकती, कोई 24 घंटे से ज़्यादा होगा, हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम क्या सलामती की दुआ करें या क्या करें। इसको ये नहीं पता होता कि चोरी कहाँ हो रही है, मोबाइल स्नैचिंग कहाँ हो रही है, उसे ये पता होता छत कहाँ डल रही है, पैसे हमें वहाँ से जाके मिल रहे। अच्छा, उसे ये पता होता है। तो यहाँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, पुलिस हो, जिनकी जिम्मेदारी है, वो आप लग रहा है सारे के सारे तो कायदे आज़म दें, पैसे दें, आप डालें, फ्लोर के रेट से हुए हैं यहाँ पे, और जो कंप्लेन करने खड़ा होता है उसके खिलाफ अलग से थ्रेट करते। ये पूरा माफिया मिलजुल पूरे कराची है, खास तौर पे इस इलाके में हो रहा है कि जो थ्रेट करेगा, वो जो कंप्लेन करेगा, वो जिसकी जिंदगी अदाब हो जाएगी। अच्छा, तो आप लोग कंप्लेनर थे पहले और आपके लिए उल्टा मुसीबत बनी। इस बिल्डिंग की भी कंप्लेन हुई है, इसके अलावा यहाँ पे अक्सर कंप्लेन हुई भी है। मैं अपनी गली में भी यहाँ पे कंप्लेन की है, के इलेक्ट्रिक ने अनलीगल मीटर लगा, बिल्डिंग को टेम्पररी जगह नहीं है वो लगा दी, के इलेक्ट्रिक सब मिले हुए हैं। ये सब पैसे दो सब आ गया, सब बगैर नक्शे पास हुए सब हो जाता है सब। और अब इससे इतनी कंजेशन हो रही है, सेवरेज यूटिलिटी सब पैसे दें, सब हो जाएगा। अच्छा, वो अभी तक मलबा जो है वो हटाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जगह बड़ी तंग है और इर्द गिर्द की भी इमारतों को नुकसान है। अब इमदादी कार्रवाई हो रही है, उसमें आप मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन नहीं है, बिल्कुल नहीं। रेस्क्यू जितना ज़्यादा इलाके वालों ने उससे ज़्यादा किया है। ये लोग तो कुछ नहीं कर रहे, ये लोग तो सिर्फ हमको हटा रहे हैं। ये हमें बोलते हैं हम मलबा अभी तक साफ़ कर चुके होते, ये लोग कोई रेस्क्यू, रात को भी 3-4 लोग लगे हुए थे। इलाके के लोगों ने सबसे ज़्यादा रेस्क्यू किया है ना, इन लोगों ने क्या किया अभी तक? रात को ये करके बैठ गए थे, 10:30 बजे के बाद आखिरी बॉडी आई है अपना 11 बजे तक अपना अब्बासी में, उसके बाद कोई बॉडी नहीं आई। यहाँ पूछता हूँ, ये बोलते हैं कि 6-7 निकली हैं, वहाँ बोल रहे हैं कि रात को बस आई थी और कोई बॉडी नहीं। तो क्या मतलब रात को क्या इनकी छुट्टी थी, जो अंदर लोग हैं वो मर जाएं? तो इनके पास इतना बड़ा रेस्क्यू, इनके पास कोई चीज़ नहीं है कि रात को रोशनी करके काम कर सकें। इतनी बड़ी फोर्स किस बात की है? फोर्स तो इनके पास है, लेकिन ये है कि इलाका इस तरह से वो उसमें से निकालना। हाँ, अच्छा, गेलियाँ तोड़ दें, आप गेलियाँ तोड़ दें, सोल्यूशन अगर आप करना चाहें। लोगों ने भी तो बचाया ना, आम लोगों ने सीढ़ियाँ रख के जो सुबह रेस्क्यू किया वो कैसे किया? अब तक अगर ये लोगों को बोल देते तो लोग बचा चुके होते इंसानी जान। एक तो ये मामला है कि यहाँ पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मिली हुई है, दूसरा हम देखते हैं पुलिस मिली हुई है, यहाँ पर चेयरमैन होते हैं, काउंसलर होते हैं, MPs होते हैं, किसी के पास आपकी शिकायत? चेयरमैन नहीं, चेयरमैन नहीं, चोरमैन। और ये खाली चेयरमैन तो मेरे ख्याल रेहान हाशमी है। नहीं, वो चोरमैन है, नादिम है। और चेयरमैन रेहान हाशमी का कोई उनको तो देखा नहीं, बस वो आते थे। कोई किसी काम का नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है, कोई किसी काम का नहीं है। कोई इंतजामिया नाम की कोई चीज़ है यहाँ पे? कोई चीज़ नहीं है भाई। जंगल का कानून है, जंगल में फिर भी देख लिया जाता है, यहाँ कोई कानून नहीं है। बेबसी, लाचारी है। अभी तक हम लोग ज़्यादा लोग बचा चुके होते अगर ये हमें नहीं रोकते। इनके रोकने की वजह से भी ज़्यादा हुआ है। लोगों ने, इलाके के लोगों ने ज़्यादा काम किया है इनसे ज़्यादा। वो अपने अपने घरों से जनरेटर लाए, कटर लाए, मार्केट के लोगों ने लेके जा रहे हैं, क्रेडिट वो ले जाते हैं, लाइटें तक खुद लगाई हैं। यहाँ के लोग ज़्यादा करते हैं इंतजामिया से ज़्यादा, ये सिर्फ लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, ये बहरहाल लोगों को कंट्रोल करना और लोगों को वो करना ये बड़ा ज़रूरी है, लेकिन जिस इलाके में जिस तरह से चीज़ें फैली हैं, दोस्त मौजूद हैं, इनकी वालिदा वो कह रहे हैं कि ये है कि यहाँ पर इनकी वालिदा जो हैं वो इस मलबे तले हो सकती है, उनको एक खदशा, क्योंकि उनसे किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है, वो गुजर रही थी। अमजद कायम खानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, बल्दियात, और ये तमाम तर चीज़ें देख रहे हैं। अमजद, ये इस तरह से रातों रात तो ना बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं, ना रातों रात यहाँ कनेक्शंस होते हैं, ना रातों रात बिल्डिंग माफिया जो है वो मुतहर्रिक होता है।
ये चेन कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, क्योंकि इस चेन का एंड जो है वो इंसानी जानों के ज़िया के अलावा कुछ नहीं है। हाँ देखें, मुदस्सिर पूरा एक माफिया है, पूरा एक माफिया है जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मौजूद है, सिंध हुकूमत में मौजूद है, वज़ीर बल्दियात, चीफ सेक्रेटरी तक ये सारे मामला जाते हैं। अरसा हो गया इस शहर के अंदर गैर कानूनी तामीरात, इसको अगर कंक्रीट का जंगल आप कहें तो ये गलत बात नहीं होगी। मामूली नजराना जो मामूली करते करते भी करोड़ों में बन जाता है, महाना करोड़ों रुपए के एवज जो है आज भी इस इतने बड़े साने के बाद भी आज भी शहर में जा बजा गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। 900 के करीब वज़ीर बल्दियात का कहना है कि शहर में गैर कानूनी तामीरात हैं। 350 से ज़ायद ऐसी इमारतें हैं जो मखदूश करार दी जा चुकी हैं, नोटिस लगे हैं उन बिल्डिंगों पे, इमारतों पे, लेकिन लोग रिहाइश पजीर हैं। ऐसी तमाम इमारतों को फिलफौर अगर ख़ाली ना कराया गया तो ये रिजविया से बढ़ के जो है वो हादसात आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लाखों लोग जो ऐसी इमारतों में 300 इमारतों में जो रिहाइश पजीर हैं। इस इलाके की अगर हम बात करते हैं एंटर हुए या भी एक मेरे जहां हम देख रहे हैं ये बिल्डिंग करीब कुछ 6 मंजिला है, तो ये इजाज़त इस इलाके में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कितनी दे रखी है, और ये जो यहाँ पर अमूमी तौर पर कितने मतलब 1+2 3 वो कितनी बन रही हैं? देखें मुदस्सिर, आप खड़े हुए हैं, ये रिहायशी प्योर रिहायशी इलाका है, चारों तरफ से रिहायशी इलाके में ग्राउंड +2 से ज़्यादा बिल्डिंग कानूनी तौर पर नहीं बन सकती। ये जितनी भी इमारतें खड़ी हुई हैं 4 मंजिला हैं, 5 मंजिला हैं, ये तमाम की तमाम जो हैं वो गैर कानूनी रिश्वत लेकर इनको नक्शे पास किए गए हैं, सतह मुलविस हैं। पुलिस की मोबाइलें खड़ी होती हैं जब ये तामीरात हो रही होती हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं मुदस्सिर। ये पूरा इलाका जो है इस तरह का, ये जो जंगल बना है ये इसी तरह बना है। गैर कानूनी तामीरात की गैर कानूनी तरीके से रिश्वत के एवज जो है वो दी गई हैं इजाज़त, और ये सारा इलाका इस तरह आपके रिश्वत से होता गया। और ये सारे खामोश हैं। सुबह अजान दे रही थी, औरत भी किसी ने मलबे के नीचे से अजान की आवाज़ आ रही थी, नमाज पढ़ के जब निकला मैं, तो किसी ने जवाब तक नहीं दिया उसको, कोई देखा नहीं कि कहाँ से आवाज़ आ रही। तो क्या सुबह से अभी तक मलबा हटाने की कोई कोशिश? पता नहीं, अब तो मुझे तो पता नहीं, मैं तो यहाँ था नहीं ना, मैं सुबह की बात कर रहा हूँ। सारी फोर्सेस जो है वो लगी हुई हैं। ठीक है, फोर्सेस को आगे आना चाहिए, लेकिन फोर्सेस का काम सिर्फ ये थोड़ी है कि लोगों को पीछे हटाना। फोर्सेस का काम है कि वो जो कार्रवाई है वो करें। अगर फोर्सेस लोगों को आगे आने दें तो मेरे ख्याल से लोग खुद आगे बढ़ के बहुत सारा काम कर चुके हैं। नहीं, होना तो ये चाहिए ना, जिनकी ये ड्यूटी है, जिनका ये काम है, जिस इदारे का, हाँ बल्दिया कराची के, उनका जो काम है जिस कि वो यहाँ पर आएँ और वो इस इलाके के जिनका काम है, बाकी सूरत हाल यहाँ पर कंट्रोल करना भी वो भी बहरहाल बड़ा ज़रूरी है। और हम इस इलाके को भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। वो बदकिस्मत बिल्डिंग, अमजद भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात भी कर रहे हैं कि ये पीछे आप ये मंज़र देखेंगे कि इस वक्त ये उस बदकिस्मत बिल्डिंग का ये हाल है कि वो पूरी तरह से टेढ़ी, न सिर्फ वो बल्कि उसने इर्द गिर्द की जो इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुलिस भी मौजूद है, पाक फ़ौज के फौरी तौर पर रिस्पांस जो है वो भी हुआ, फ़ौज के जवान यहाँ पर पहुँचे और रेस्क्यू के इस काम में मसरूफ़ हैं। लेकिन मसला ये है कि जिन इदारों का काम बनता है कि ये बिल्डिंग्स बन गई, उसके बाद ये गिर गई, उनके पास ना तो ऐसी मशीनरी है कि ये किस तरह से यहाँ पूरे के पूरे इलाके को निकाला जाएगा और किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, ना उनकी तरबियत। ये भी एक अलमिया है इस कराची शहर के साथ कि यहाँ पर अगर आग लग जाती है तो स्नॉर्कल की ये सूरत हाल होती है कि 6 ऐसे 7 मंजिल से ऊपर उनके पास पानी पहुँचाने के लिए नहीं है। तो बिल्डिंग की ये पूरे के जो हालात है इसको किस तरह से किया जाए। एक से एक कहानी है, दुख है जो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं। आपका कौन था प्यारा जो इस मलबे तले आया? मेरे 2 छोटे बच्चे, एक 3.5 साल का और एक 7 महीने का। मेरी बीवी भी एक्सपायर हो गई, मेरा भाई, उसकी बीवी, उसके एक बच्चा, मेरी बहन और अम्मी और भांजी, भाई के बच्चे, 9 लोग चले। 9 अफराद। तो आप भी इसी मलबे में थे क्योंकि आपके भी लग रहा है? मैं ऊपर लेटा हुआ था तो एकदम छत गिरी सामने वाली। अच्छा। तो मैं दब गया था, खुद ही निकल के, मैं सबसे पहले निकल गया था खुद ही। आप इस बिल्डिंग में रिहाइश पजीर थे? नहीं, ये मैं तो सामने वाली बिल्डिंग में रिहाइश पजीर था। ये फ्लैट जो गिरे हैं ये हमारे बिल्डिंग पे गिरे हैं, पोर्शन बने हुए थे इल्लीगल।
ये देखें कि बिल्डिंग कोई और गिरी है और नुकसान किसी और का हो गया। ये भी एक अलमिया है कि जो लोग माफिया बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ लोग शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन उनको तो शायद जो नुकसान हो सो हो, लेकिन जो असल नुकसान है वो साथ के मकीनों का है जिनके अपने घर वो गिर गए और एक ही घर के 9 अफराद जिनमें 7 साल का मासूम बच्चा भी है। अभी हम प्रोटेस्ट भी करेंगे और इनके ख़िलाफ़ KBCA वालों के ख़िलाफ़। ये आते हैं पैसे लेके, एक फ्लोर के 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए लेके परमिशन दे देते हैं। ये फ्लैट जो बने थे पुरानी बुनियाद थी इसकी, 30 साल पुरानी, फर्स्ट तक था, इस पे इन्होंने टावर खड़ा कर दिया। हम बोल भी रहे थे, सब लोग बोल रहे थे गिर जाएगा, नहीं माने वो, आखिरकार गिर गया। और हमारे अब मैं ये तो आप लोगों ने शिकायत की तो उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की? सब पैसे लेके चले जाते थे। अच्छा, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर इमरान खान से कि एक तो ये घर जो हमारा गिरा है इसको दोबारा बिल्डअप किया जाए और खून बहा में दिलवाया जाए, और दूसरा ये KBCA पे वो मुकदमा चलाया जाए, उनसे हमें पैसे दिलवाए जाएँ और खून बहा दिलवाया जाए, और जो जिसने ये मकान बनाया है बिल्डर उसको भी फांसी दी जाए, और जिन्होंने परमिशन दी थी उनको भी फांसी दी जाए। बिल्कुल, ये एक कत्ल है और कत्ल में जो है वो लोग पूरी तरह से उसमें मुलव्वस हैं और इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। अमजद, ये जो एक ही वक्त में 9 अफराद और उनका घर साथ है, बिल्डिंग उस पर गिर गई है। अब चक्कर ये है कि इस तरह का, तो ये हम जैसे ये बिल्डिंग देख रहे हैं, बाकी इस इलाके में आते हुए बिल्डिंग्स देख रहे थे, वो उनको अब रोकने की इस साने, बल्कि इससे पहले जो सानियात हुए हैं, हमें 2 महीनों में 3 सानियात देखें, उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं हुआ कि इन बिल्डिंग को फौरी रोक लिया जाए, कोई सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्टिव हो जाए, कुछ नहीं ऐसा हुआ? हाँ जी, देखें, मैं मुदस्सर आपको बताता हूँ इसके जो कार्रवाई हो, इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, जैसा कि ये साहब फरमा रहे थे जो ज़ख्मी हालत में आपके साथ थे, बिल्कुल दुरुस्त कहा है। अब तक तो वो बिल्डिंग जो गिरी है उसका तो मलबा अब तक उठाया ही नहीं जा सका, उसका तो कुछ पता ही नहीं है। ये तो सिर्फ वो लोग हैं जो इमारत बराबर में, जो जिस इमारत पे ये गिरी है, ये अब तक की जो कैजुअलिटीज़ हैं या जो ज़ख्मी हज़रात हैं ये वहाँ से बरामद हुए हैं। असल बिल्डिंग जो गिरी है उसका अब तक अंदाज़ा ही नहीं है कि कितने लोग उसके नीचे हैं। ये बहुत बड़ा सानिया हो सकता है। ये सारी बात जब क्लियर होगी, जब ये सारा मलबा हटाया जाएगा। अब आपने फरमाया कि जो इतने सानियात हो गए, क्या कार्रवाई हुई? एक कार्रवाई भी नहीं हुई। रमज़ान प्लाजा की हमारे सामने मिसाल है, लियाकताबाद में गिरने वाली इमारत की हमारे सामने मिसाल है, रिजविया की बिल्डिंग है, ऐसी कई इमारतें। गुज़श्ता रोज़ फेडरल बी एरिया में भी एक इमारत का जो है कुछ हिस्सा गिरा, एक शख्स जो है वहाँ पे बालकनी गिरने से जो है वो अपनी जान से गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई सिवाय DG को अपनी सीट से हटाने के। किसी अफसर को आज तक गिरफ़्तार नहीं किया गया। कौन डायरेक्टर था? कम से कम इस बिल्डिंग का जो डायरेक्टर उस वक्त का मौजूदा डायरेक्टर था जिसने इसका नक्शा पास किया होगा, कम से कम सबसे पहले उन अफराद को यहाँ गिरफ़्तार किया जाए। उस वक्त जो यहाँ की पुलिस थी जो इसको प्रोटेक्ट करके इस इमारत को तामीर होने दे रही थी, उन लोगों को नॉमिनेट। वो तो सर मिले हुए थे ना, वो तो वहाँ से वो कह रहे हैं कि 20-25 हज़ार से रेट शुरू होता था और हर इंस्पेक्टर को मिल जाता था, आगे डायरेक्टर तक चला जाता था, पुलिस उसमें मुलव्वस हो जाती थी। वो तो पूरी चेन थी। वो गिरफ्तार किसने करना है अमजद उसको? वो तो फिर लोगों की लाशें हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोग उठा के घूम। देखें, कराची बहाली का केस मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी असर नहीं हो रहा। मतलब इन अफसरान को असर नहीं हो रहा। ये कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कराची से जिनका ताल्लुक है, वो एक एक गली, एक एक मोहल्ले, एक एक इस सारे अमल को देख रहे हैं जिसमें लोग मुलव्वस हैं, और उसकी निशानदेही वो हर समात में कर रहे हैं। आज भी उन्होंने ये बात की, उसके बावजूद किसी अफसर को सुप्रीम कोर्ट का भी असर नहीं होता। देखिए, सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, खुद जानते हैं, सिविल इंजीनियर हैं, सारे चीज़ों को जानते हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हो रही। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी उन्हीं के मातहत है, रेवेन्यू बोर्ड भी उन्हीं के मातहत है, KDA भी उन्हीं के मातहत है। ये तमाम इदारे सिंध हुकूमत के मातहत हैं। अगर किसी ने एक्शन लेना है तो वो जो शख्स हैं, वो कप्तान जो हैं, वो सिंध के जो कप्तान हैं वो हैं मुराद अली शाह। मुराद अली शाह अगर चाहें तो चंद घंटों में ये तमाम के तमाम अफराद गिरफ़्तार हो सकते हैं। तमाम के तमाम अफराद को जो है वो एक निशान इबरत बनाया जा सकता है, ताकि ये जिन लोगों के प्यारे बिछड़ गए उनको कुछ तसल्ली हो कि हाँ, उनके जो जवाबदार थे, उनके जो मुल्ज़िमान थे या उनके जो मुजरिमान थे, वो अब कानून के कटहरे में हैं। फिर चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं, वो चाहें तो उनको सब गिरफ़्तार अफराद को सुने और सुन कर उसके बाद
नाज़रीन, पहले के वो मनाजिर थे जहां जब हम गए करीब 2 घंटा पहले और ये पूरे साने को, इस इलाके को देख कर आए हैं और ये सूरत हाल नाकाबिले बयान है। वहाँ पर खड़े होना, लोगों से बात करना खासा मुश्किल एक काम था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एंकर पर्सन पीजे मीर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। सर, पीजे मीर साहब, ये बड़ा एक मुश्किल काम होता है एक सहाफ़ी के लिए, वहाँ पर रिपोर्ट करना। हम अपने कैमरामैन और रिपोर्टर्स जो मुसलसल दो दिन से वहाँ पर मौजूद हैं, वो जो कहानियाँ सुना रहे थे वो नाकाबिले बयान है। लेकिन मसला ये है कि ये शहर शायद कंक्रीट का एक ऐसा जंगल है जो हल्की सी हवा आती है और उसके बाद ये जंगल इस तरह से गिर रहा है। ये 2 महीनों में तीसरा बड़ा वाक़या है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुसलसल इस बात की निशानदेही कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिम्मेदारों को खींच रहे, लेकिन उसके बावजूद कोई असर नहीं हो रहा। तो क्या कराची वाले लोग सिर्फ लाशें उठाने के लिए रह जाएं अपने प्यारों की ऐसे मलबों से? देखिए मुदस्सिर, सबसे पहले तो आप ये बिल्कुल ऑनेस्टली जो आपने लोगों से बातें की हैं और उनके जो जवाब आपके पास आए हैं, ये दिल तोड़ देते हैं। अब आप मुझे बताएं इनका क्या कसूर है? वो बताता है कि वो जी हाउस बिल्डिंग वाले आते हैं, 2 लाख रुपए दे देते हैं, एक बिल्डिंग ऊपर बना देते हैं। इमीडिएटली अगर तो आपको इंसाफ चाहिए, ये सिंध गवर्नमेंट को चाहिए, इमीडिएटली इस पूरे इदारे की जो इनका जो परमिशंस देता है, इनकी इंक्वायरी करवाए और जो करप्ट जिन ने इस ये जो बिल्डिंग गिरी है, जिन ने इसकी परमिशन दी है, इमीडिएटली उनको डिसमिस करें। देखें, जो नुकसान होना है, जानी नुकसान, वो हो गया है। अब हमें आगे बढ़ना है। आगे क्या बढ़ना है? अगली जानें बचानी है। और ये जो आप कह रहे हैं कि हम कराची के अंदर इस तरह लाशें उठाते हैं और ये देखते हैं, अभी आपके पास एक एपिडेमिक आने वाला है सूवेज का। आपको पता है कि सूवेज सिस्टम कराची में कितना गंदा है। आपको पता है अनट्रीटेड वाटर जा रहा है समुद्र के अंदर। आपको पता है आपकी बीचेस इतनी गंदी हैं कि उसके अंदर कोई टूरिज्म नहीं है। हम टूरिस्ट कहते हैं, वहाँ तो बंदा जा नहीं सकता, सिरिंजें मिलती हैं उधर। तो मैं समझता हूँ कि हम पता क्या करते हैं मुदस्सिर, हम करते हैं एडहॉक के ऊपर, lastminute.com। यार आप पहले प्लान करो, डिजास्टर एरियाज को डेजिग्नेट करो और उसके बाद उस पर काम करो। जब बिल्डिंग गिरेगी, यहाँ तो लास्ट मिनट पे भी पीजे मीर को कोई नहीं है। यहाँ पर जो अलमिया एक और है जो हम डिस्कस करेंगे। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते वापस आते हुए बात करते हैं। अलमिया ये कि जिम्मेदार भी कोई नहीं है, जो जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। तो इसके बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब, ये कराची का तो अलमिया है कि यहाँ पर शायद हुकूमत है तो हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, इदारे हैं तो वहाँ पर करप्शन से भरपूर लोग हैं, जिसका जो दिल करता है वो कर रहा होता है। आज हम जब वहाँ गए तो हमें बताया गया कि इंस्पेक्टर के अलग रेट है, जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इंस्पेक्टर है, पुलिस उनके साथ मिली होती है, उनको ये मालूम नहीं होता कि कहाँ पर मोबाइल स्नैचिंग, चोरी, डकैती हो रही है। उनको ये पूरे मोहल्ले में मालूम होता है कि कहाँ पर एक नया फ्लोर तैयार हो रहा है, वहाँ पर पहुँचते हैं, अपना हिस्सा लेते हैं और चले जाते हैं। ये अलमिया, ये चीज़ इस कौम का क्या मुकद्दर है? कहीं कोई चेंज नहीं आएगा इसमें फिर? मुदस्सर, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला इनको जन्नत में जगह दे। अभी वो आप मौके पे जाके मैं सुना रहे थे, बहुत ही दर्दनाक सूरत हाल थी। और जो पीजे मीर साहब ने कहा है, देखें ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन होता क्या है कि जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया होता है, जिन लोगों ने 10 नंबरियाँ की होती हैं, फिर वो बच जाते हैं। फिर वो अपना माल, वो यही सरमायादार जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो इदारों को मैनेज करते हैं। पहले वो एनओसीज लेने में मैनेज करते हैं और फिर ये वाक़या हुआ है। अब भी देखिएगा कुछ नहीं होगा, ये सब के सब लोग बच जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक तो बिल्कुल इसका जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। पंजाब सिंध गवर्नमेंट को इसके ऊपर, चूंकि वहां पर उनकी हुकूमत है, जुडिशल कमीशन बनाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमें एक दूसरे पे ये नहीं डालना चाहिए और इसका तयन होना चाहिए वो कौन लोग हैं। बिल्कुल पीजे साहब ने जो पॉइंट आउट किया कि किसने एनओसी जारी किए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कितना कितना लंबा लंबा माल किसने किसने खाया है, कहां कहां प्रॉपर्टियां बनाई हैं। फिर उन लोगों को इबरत का निशान बना दिया जाए जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं। देखिए, मौत का वक्त मुतय्यन है, हमारे अल्लाह का हुक्म है और हमारा ईमान है, मौत बरहक है। लेकिन अगर जो कुछ हुआ है, जो कॉज हुई है, ताकि आइंदा से
ऐसे लोग जो है, ऐसी जो एक माफियाज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। पिछले दिनों इस्लामाबाद में भी आपको याद है कि एक बन रहा है ऐसा ही प्लाजा जिसको हाइट सामने लाया गया और वहां रुक गया वो। अभी भी अगर हमने इसके ऊपर सिंध हुकूमत ने एक्शन ना लिया तो बहुत अफसोसनाक होगा, क्योंकि फिर आप देखिए कि जब मरकज इंटरफेयर करेगा तो कहेंगे देखे जी सूबाई खुद मुख्तारी किधर गई, देखे जी सूबे में आके इंटरफेयर कर दी। आज इस वाक़े को 2 दिन हो गए हैं, ये क्यों सोए हुए हैं? अभी तक क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? क्यों इनके खिलाफ जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए ताकि किसी को ये शक ना रहे कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। उसके अंदर पूरा हाई कोर्ट के जज साहब की सरबराही में वो कमीशन बने, वहां पर एक एक चीज कौम के सामने लाई जाए और उन जिम्मेदारान को इसी तरह चौकों चौराहों में उल्टा लटकाया जाए ताकि आइंदा से लोग इबरत का निशान पकड़ें और वो उनको पता चले कि हमने वो ये तो जिम्मेदार तो शायद अभी तक वहां नहीं करते हैं। पहुंचे हैं और वो जिम्मेदारी के शायद तायुन भी नहीं ले रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि ये जिनकी जिम्मेदारी है क्या करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और स्टोरीज के हवाले से बात कर ली जाए। कोई ऐसी तब्दीली नहीं है, शायद खाकान अब्बासी कहते, जिससे मुस्बत कोई तब्दीली आई हो। पीजे मीर साहब हुकूमत को कह रहे हैं कि इस हुकूमत को वक्त भी देना चाहिए, लेकिन वो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादियों से मिल रहे हैं कि अब मिलकर को फैसला भी करना चाहिए। आपको लग रहा है हुकूमत के लिए मुश्किल के दिन आने वाले हैं क्योंकि अब इत्तेहादियों से अपोजिशन मिल रही है? देखें, कोई भी हुकूमत होती है उसका मुश्किल ही टाइम होता है क्योंकि वो तनकीद का एक निशाना बनते हैं। अब जो अपोजिशन है उनका पूरा हक है वो बिल्कुल तनकीद करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आपको पता है कि हमारी इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस है, तो अगर आप तनकीद करो भी तो आप तनकीद बराए तामीर करो। अब जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट आप ना करो। लेकिन येस, अब पॉलिटिक्स में होता है, जो अपोजिशन बेंचेस होते हैं वो गवर्नमेंट को, कोई भी सिटिंग गवर्नमेंट हो, उसका काम है क्रिटिसाइज करना, लेकिन क्रिटिसाइज वो करें ताकि जो इनकी क्रिटिसिज्म है वो वैलिड हो, और वैलिडिटी जो है, जो गवर्नमेंट होती है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट कोई भी हो, वो उसको रेक्टिफाई करे। दिस इज हाउ नेशंस आर रन। अगर आप कह रहे हो कि भाई हम इत्तेहादियों को इकट्ठा कर लेंगे, तो फिर वो नारे कहाँ चले गए? लूली लगड़ी जमहूरियत भी अच्छी है, टूटी फूटी जमहूरियत भी अच्छी है, हुकूमत हम तो चलने देंगे। फिर वेयर आर दो स्लोगन्स? अगर आपने पावर ऑफ कॉरिडोर्स ऑफ पावर में ही आना है तो देन कम इन अ वे कि आप आज की गवर्नमेंट को तकड़ा करो कल, ताकि आपके पास कुछ चीज आए। अगर आप इस गवर्नमेंट को आज गिरा दोगे और लेट्स से हाइपोथेटिकली गिर जाती है, तो क्या आर यू इन अ पोजीशन कि आप इसको रोटी सस्ती हो जाएगी, आटा सस्ता हो जाएगा, हर चीज? नो, इट वोंट हैपन। ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस पे आपने चलना है, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। हम जा रहे हैं डेमोक्रेसी पे। डेमोक्रेसी पे आप जाएंगे, गवर्नमेंट भी रगड़ी जाएगी और अपोजिशन भी रगड़ी जाएगी, विद द रिजल्ट ये जो आज हम पुअर आदमी की, गरीब आदमी की बात सुन रहे हैं और करते हैं, फिर गरीब आदमी कहीं भी नहीं रहेगा। सो मैं समझता हूं यहां हमें संजीदगी दिखानी है और तोड़ा ताड़ी ना करें। अगर आप तोड़ा ताड़ी कर देंगे फिर क्या होगा? आप एक गवर्नमेंट को टॉपल करके नई चीज ले आएंगे। क्या आपके पास वो सॉल्यूशंस हैं? मेरा ख्याल नहीं है। अगर होते तो आप वही सॉल्यूशंस दे देते, तो हम कहते कि भाई ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस तरह नहीं है। सही। अच्छा बसरा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो कराची आए, आपके इत्तेहादियों से उनकी मुलाकात हुई, वो चाहते हैं इत्तेहादियों को के साथ वो हों और मुल्क को, जो वो कह रहे हैं बकौल अपोजिशन के इस वक्त जिस हालत में जा रहा है उसको बचाना सबसे अहम है। दूसरी जानब एहसन इकबाल साहब का भी बयान नैब के हवाले से है, नैब ने तो आपको भी बुला लिया है, वो क्या चक्कर है? मैं दोनों चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा, आपके नैब की पेशी के हवाले से, जो नैब आपको क्यों बुलाया, और दूसरा जो आपकी इत्तेहादी हैं वो अपोजिशन के साथ बहरहाल बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो खतरा तो होगा आपको। मुदस्सर, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मेरे से ज़ाती क्वेश्चन भी किया, उसका भी जवाब देता हूँ। पहले सवाल का देखें, पहले तो नामुमकिन का लफ्ज़ पागलों को डिक्शनरी में होता है और मुमकिनात का खेल है। सियासत में इत्तेहाद बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, कल के मुखालिफ आज के दोस्त होते हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। और अभी तक वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो उनसे जाके मिल रहे हैं, तो बताइए कि भाई इन लोगों का तो भुगता हुआ आज पाकिस्तान हमारे मिला है, ये किस चीज़ की बात करते हैं? कोई दुनिया का मुझे मुल्क ऐसा बता दें जहाँ पे किसी ऐसा कोई लीडर हो या कोई ऐसी पार्टी जिसको हुकूमत मिली हो और वो 32,000 अरब का मकरूज हो, वहाँ पे हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज और 32,000 के कर्जे हों, और फिर वहाँ पर तमाम इदारे तबाह बर्बाद मिले हों, खुद तो अमीर से अमीर तर हो गए हों और पाकिस्तान गरीब से गरीब तर हो गया हो। आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि वो माफिया जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर करते हैं उनके खिलाफ हमने ऐलान जंग किया हुआ है, और इंशाअल्लाह
इन क्राइसिस से पाकिस्तान भी निकलेगा। बाकी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो मिले अच्छी बात है, दोनों सियासी जमातों को मिलना चाहिए, जमहूरियत है, तो इसमें तो कोई मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी MQM हो, क्यू लीग हो या जितने भी इत्तेहादी हैं वो एक इंडिपेंडेंट जमातें हैं, उनका अपना मंशूर है, अपनी सोच है, अपना लाइन ऑफ एक्शन है। वो तरीके इंसाफ में कोई जम तो नहीं हो गए ना, लेकिन वो हमारे इत्तेहादी हैं और बड़े स्ट्रांग हाथी हैं और हमारे साथ हैं और रहेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात, बहुत मेहरबानी आपकी, मैं आपको थोड़ा सा इसमें दे दूं कि 8 अगस्त 2019 को जी नैब मुल्तान में मेरे सियासी मुखालफ इजाजुल हक, हाजी यासीन 2 बार का तहसील नाज़म, गुलाम मुर्तज़ा 2 बार का MPA, इनके खिलाफ हम कंप्लेनेंट हैं और वहाँ पर इनके खिलाफ करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स वेजन और अफगान ट्रेड के ज़रिए अरबों 40 अरब के असासे वहाँ पे दे चुके हैं। जब इनको वहाँ पर कुछ नहीं सूझा तो जाहिर है कि उसमें मैं कंप्लेनेंट भी हूँ, सही, तो मुझे एक नोटिस आया है, बहुत अच्छी बात, एवरीबॉडी इज आंसरेबल। अभी मेरे ट्वीट्स शायद आपने वो नहीं पढ़े, उसके फौरी बाद मैंने चेयरमैन नैब को दरखास्त दी है और प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि एक JIT बनाई जाए जिसमें तमाम हसास इदारों के लोग हों और उसको टेलीवाइज किया जाए, पता चले कि किस तरह लोग मनी लॉन्ड्रिंग करके, जो FATF वाला केस है जिसको आज पाकिस्तान में इतने गहरे साए हुए हैं, यही पाकिस्तान है जिसके अंदर ताकतवर और माफियाज के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। अभी तक हमें सुन लें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मेरी जात के मुतालिक है। अगर मैं हुकूमत में हूं तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि मैं जवाबदेह नहीं हूं, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि मैं कानून से बालातर हूं। सबसे पहले तो हुकूमत से शुरू होना चाहिए। एक चैलेंज केस है और मैं चूंकि मीडिया पे बहुत आता हूं, मैं मीडिया से भी कहूंगा इस केस को फॉलो करें, आपको पता चले कि किस तरह इदारों के अंदर चीजें मैनेज होती हैं, किस तरह लोग अरब से खरबपति बनते हैं, किस तरह 20 साल पहले तक जिनके पास एक मरला जमीन नहीं थी, आज मेरे भाई 40 अरब मुंह को कहने को है, 100 मरबा ऊपर जमीन है, वहां पर प्लाजे हैं कराची में, फैसलाबाद में, यहां पर आपके अरबों रुपए की उनकी सोसाइटियां हैं, सिर्फ 60 करोड़ की तो गाड़ियां दी है मेरे भाई हमने। अब आप देखें, मुद्दई को बुला लिया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक, मुद्दई हर जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने असासे अनाउंस कर रहा हूं। उनके अलावा मेरा कोई असासा हो तो मैं टेलीविजन बोल TV मुदस्सर पे बैठ के कह रहा हूं वो ना सिर्फ जब्त किया जाए, मुझे सारी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई किया। चलें, ये आपने क्लियर कर दिया। अब आप और मुझे इस बात पे फख्र है, नैब के हवाले से आप पेश होंगे, यकीनी तौर पर हम जरूर फॉलो करेंगे। अगर आपको कुछ है तो हम वो भी बताएंगे, आपको हम आते हैं, अगर आपके मुखालिफ है हम वो भी बताएंगे। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद बात होगी। जी, मेहमान हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ करिएगा ना। और अब बात करेंगे कुछ पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। हर नया दिन और नए पॉइंट्स टेबल के साथ ऊपर नीचे मामलात हो रहे हैं और इस वक्त जैसे जैसे PSL आगे बढ़ रहा है, लोगों की तवज्जो भी बढ़ रही है कि कौन सी टीम अब आगे आ रही है। एजाज वसीम बाकरी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, सूरत हाल हम देखते हैं कि कभी कोई टीम जीत रही है, अगले दिन वो टीम हार रही है। अब पॉइंट्स टेबल में बहरहाल मुल्तान सुल्तान तो आगे है, लेकिन बाकी टीमों का क्या होने जा रहा है? की वजह से जो है बॉन्ड मार्केट पे हमने देखा है कि PIBs और T-bills की भी यील्ड्स नीचे आई हैं, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे, पर टाइमिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। एजाज वसीम बाकरी से हम बात करेंगे, एजाज वसीम बाकरी से हम बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, कि कौन सी टीमें आगे चल रही हैं। गुज़श्ता रोज़ भी कोयटा ग्लैडिएटर को शिकस्त का सामना करना पड़ा जब पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में पेशावर ज़ल्मे ने एक अच्छा कमबैक किया। दोनों टीमें अपने मैचेस हार चुकी थी, लेकिन कल का मैच को देखते हुए ये कहा जा रहा था कि कौन सी टीम दोबारा से वापस आएगी, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मे ने अपना कमबैक कर लिया है और कोयटा ग्लैडिएटर्स मुसलसल 2 मैचेस हार चुका है। एजाज वसीम बाकी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, पॉइंट्स टेबल पे मुल्तान सुल्तान तो लीड कर रहा है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर का वो रंग, वो कलर, वो नजर नहीं आ रहा। देखिए, हम गुज़श्ता रोज भी मुदस्सिर आपके प्रोग्राम में ही बात कर रहे थे कि कोयटा के साथ उनके जो जूनियर बॉलर्स हैं उनका डिसएडवांटेज है। यही वजह है कि कोयटा कल 15 ओवर के मैच में भी पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ हार गया, लाहौर कलंदर के खिलाफ भी कोयटा हारा और लगातार
तीसरी शिकस्त थी, क्योंकि इससे पहले वो मुल्तान के खिलाफ भी हारे हुए थे। तो सरफराज 11 की टीम के पास अब सिर्फ 3 मैचेस रह गए हैं। इस वक्त मुल्तान सुल्तान ने 5 मैचेस खेले हैं और उन्होंने 4 जीत रखे हैं। क्वेटा 7 मैचेस खेल चुका है, कराची किंग्स 7 मैचेस खेल चुका है, उसके साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी भी 7-7 मैचेस खेले हैं। लाहौर कलंदर ने 5 खेले हुए हैं, 5 मुल्तान ने खेले हुए हैं। तो लाहौर कलंदर तो अभी खेला नीचे है, लेकिन अब पेशावर ज़ल्मी ने अपनी पोजीशन को बेहतर किया है। जैसे आप अपने इंट्रो में भी कह रहे थे कि पॉइंट्स नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, तो यही कुछ हमें अब तक सुपर लीग में देखना है। जो क्वेटा डोमिनेट कर रही थी, अब क्वेटा नीचे चला गया। पेशावर ज़ल्मी का एक मैच बारिश से इफेक्ट हुआ, उसके बाद पेशावर को एक शिकस्त भी हुई थी। अब पेशावर अपने 2 मैच जीत कर ऊपर आ चुका है। कराची किंग्स ने अपने पिछले दोनों मैचेस जीते हुए हैं, तो कराची किंग्स की परफॉर्मेंस भी अब अच्छी जा रही है। आज उनका लाहौर में कजाफी स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान के साथ कराची किंग्स का मुकाबला है। इस वक्त भी मैं ग्राउंड में मौजूद हूं, अभी विकेट के ऊपर कवर्स मौजूद हैं, बादल जरूर मौजूद हैं, लेकिन 1 बजे के बाद से बारिश नहीं हुई है। तो अगर इसी तरीके से मौसम रहा और बारिश ना हुई तो मैच अपने टाइम पर 8 बजे शुरू हो जाएगा, लेकिन 6 साढ़े 6 बजे अगर हल्की बारिश हुई तो मुमकिन तौर पर कुछ ओवर मुतासिर हो सकते हैं। तो मैच को आज देखना होगा कि कराची किंग्स अपनी उस फतवात को बरकरार रखता है या मुल्तान सुल्तान जो इस वक्त लीड कर रहा है वो आज मैच में कामयाब होगा, या मैच के बाद देखेंगे। बहुत शुक्रिया इजाज़ वसीम, बाकी हमारे साथ मौजूद प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।